दिल्ली के रहने वाले अंशुल तिवारी रात 8 बजे एक बस में बैठकर नैनीताल जाने के लिए निकलते हैं। उनका सीधा प्लान था, पहले हल्द्वानी उतरना है, वहाँ से लोकल बस लेकर नैनीताल पहुँचना और फिर पास के अयारपाटा हिल्स में 3-4 दिन अकेले बिताना। अंशुल पेशे से एक स्कूल टीचर था। पूरे साल की भागदौड़ के बीच उसे जब भी मौका मिलता वो पहाड़ों की तरफ निकल जाता था, वो भी शांति के लिए। 3 जनवरी की ठंडी शाम थी और वो आईएसबीटी आनंद विहार पहुंचता है। बसें महंगी थीं, कोई बुकिंग नहीं थी। रेड बस स्क्रॉल करते करते एक सस्ती प्राइवेट बस मिलती है। रात 8 बजे डिपार्चर था और सुबह 3 बजे हल्द्वानी पहुंचना था। बस लेट हो जाती है और 9 बजे के बाद चलती है। लगभग 120 किलोमीटर के बाद एक सुनसान ढाबे पर रुकती है। ठंड करीब 10 से 12 डिग्री थी। चारों तरफ घना कोहरा था और ढाबे पर अजीब सन्नाटा था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा मालिक, 2 किचन स्टाफ थे। जैसी बस रुकती है थोड़ी हलचल होती है। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में, कोई फैमिली, कोई कपल, और अंशुल बिल्कुल अकेला था। उसे अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। अंशुल खाना लेकर बस में वापस आ जाता है। बस लगभग खाली थी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी सीट पर बैठा था, झुका हुआ अपने घुटनों के बीच कुछ देख रहा था। अंशुल उसे इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब अंशुल वापस ढाबे से लौट रहा होता है तो बूढ़ा आदमी बस से उतरता है और कहता है, बेटा मेरी सीट पर एक बैग रखा है, जरा ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अंशुल हाँ कर देता है। वो सीट पर बैठकर उस बैग को देखता रहता है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बस भर जाती है, पर वो आदमी वापस नहीं आता। अंशुल को अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है, जबकि बाहर कड़क ठंड थी। वो ड्राइवर को बताना चाहता है, लेकिन शरीर जैसे फ्रीज हो गया हो। आवाज़ नहीं निकलती है, हिम्मत नहीं होती, बस चल पड़ती है। बस 100 मीटर आगे ही बढ़ी थी कि कंडक्टर चिल्लाया, रुको, एक पैसेंजर रह गया है। अंशुल को लगा वही बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन बस में चढ़ी एक महिला और वो आदमी नहीं था। आधा घंटा बाद बस रुकती है। अंशुल खिड़की से देखता है 5 लोग सड़क पार कर रहे हैं, उनमें वही बूढ़ा आदमी भी है। अंशुल राहत की सांस लेता है, लेकिन जब वो लोग बस में चढ़ते हैं तो सिर्फ 4 लोग अंदर आते हैं। वो आदमी गायब हो जाता है। यहीं से अंशुल की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू होती है। अंशुल की धड़कन अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो चुकी थी। बस के अंदर बैठे बैठे उसका दिमाग बार बार उसी बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। अगर वो बस में चढ़ा ही नहीं तो फिर अभी जो मैंने देखा वो क्या था। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल अब शुरू होने वाला था। करीब 2:30 या 45 मिनट के आसपास बस एक जगह रुकती है, जिसे ड्राइवर ने कहा नेपाली मोड़ है। यहाँ से एक रास्ता नैनीताल की तरफ जाता है और दूसरा हल्द्वानी की तरफ। बस आगे जाने वाली नहीं थी। अंशुल को यहीं उतरना था। बस से उतरते ही उसे एहसास हुआ पूरा इलाका सुनसान है, घना कोहरा है, सिर्फ 4-5 लोग खड़े हैं। वही ग्रुप भी था जिससे अंशुल रास्ते में मिला था। उसने सोचा चलो इनके साथ ही चलता हूँ, लेकिन जैसे ही कैब आई पूरा ग्रुप बिना कुछ बोले उसमें बैठ गया और अंशुल को वहीं छोड़कर चला गया। अब सिर्फ वहाँ 3 लोग बचे थे, अंशुल, एक लड़का और एक कपल। 100 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे 2-3 ऑटो खड़े थे। अंशुल भागकर उस लड़के के पास जाता है और पूरी कहानी बता देता है। लड़का थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, भाई तुम यहाँ मत रुको, तुम भवाली चले जाओ, वहाँ होटल मिल जाएगा। और वो खुद ऑटो में बैठकर चला जाता है। अंशुल अब उस कपल के पास जाता है। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो लोग थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। अंशुल उनके साथ एक छोटे से होटल में पहुंचता है। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। होटल वाला पहले मना कर देता है, लेकिन थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद उसे कमरा मिल जाता है। बड़ा कमरा, सस्ता रेट और अजीब सी खामोशी। अंशुल कमरे में जाता है, थोड़ा फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है। कमरे के सामने एक बड़ी बालकनी विंडो थी, जिसके बाहर एक दूसरी बिल्डिंग दिख रही थी। वो उसे देखते देखते सोने की कोशिश करता है, लेकिन 5-10 मिनट बाद अचानक पास वाले कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ और बहुत अजीब। फिर अचानक बिना धीरे धीरे कम हुए एकदम से बंद। अंशुल को अजीब लगा, लेकिन वो खुद को समझाता है नॉर्मल है। अचानक बहुत तेज़ से ठंड लगने लगती है, जबकि एसी बंद था।
कमरा पूरी तरह बंद था। वो एक नहीं 2 ब्लैंकेट ओढ़ लेता है, फिर भी शरीर कांप रहा था। अब उसे एहसास होता है बालकनी के बाहर बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा है। वो आँख बंद कर लेता है और फिर अचानक उसकी आँख खुलती है और बालकनी के सामने कोई खड़ा था। अंशुल की सांस रुक जाती। वो धीरे धीरे साफ दिखता है, वही बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अब लाल थीं, चेहरा डरावना, और वो खिड़की खोलता है और कमरे के अंदर आ जाता है। वो आदमी सामने सोफे पर बैठ जाता है, बिना ब्लिंक किए सीधे अंशुल को घूरता रहता है और फिर धीरे से कहता है, मेरा बैग क्यों छुआ तूने? अंशुल का शरीर हिल नहीं रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बस आंख बंद करके लेटा रहा और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस होती, जैसे कोई तेज धूप पड़ रही हो। अंशुल की आंख खुलती है, कमरा बंद, दरवाज़ा बंद, कोई नहीं। फ़ोन देखता है, दोपहर के 12:30 बज चुके थे। उसे कुछ याद नहीं, वो कब सोया, क्या हुआ, वो आदमी गया कैसे, सब ब्लैंक था। जब अंशुल नीचे जाता है तो उसे पता चलता है वो कमरे की कीमत 4,000 थी, लेकिन उसे सिर्फ 1,000 रुपये मिला था। होटल स्टाफ उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। अंशुल अब तक समझ चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को समझा रहा था, शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। उसे क्या पता था असल डर अब शुरू हुआ है। 12:30 बजे उठने के बाद अंशुल ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। सोचा घूम लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। वो बाहर निकलता है भवाली की गलियों में, लेकिन हर जगह उसे एक ही एहसास हो रहा था, कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार खाली सड़क। शाम तक घूमने के बाद जब वो होटल वापस आता है तो वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है उसे लगता है कोई बाहर खड़ा है, और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि दरवाजे के नीचे से कोई शैडो हिल रही है। अंशुल डर के मारे बिना नहाए बाहर निकल आता है। होटल वापस जाने से पहले वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकता है, जहाँ एक लोकल आदमी बैठा रहता है। अंशुल उससे बात करना शुरू करता, धीरे धीरे पूरी कहानी बता देता है। वो आदमी कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है, तुमने उसका बैग छुआ था क्या? अंशुल का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। वो हाँ में सिर हिलाता है। वो आदमी धीरे धीरे बोलता है, यहाँ एक आदमी मरा था कई साल पहले, बस से उतरकर वापस नहीं आया। कहते हैं उसका जो सामान छूता है वो उसे नहीं छोड़ता। अंशुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो आदमी उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है, अगर बचना है तो यहाँ जाओ। अंशुल सोचता है होटल में रहना सेफ नहीं है, लोगों के बीच रहना बेहतर है। वो उसी शाम कैंपिंग साइट पर जाने का फैसला करता है। जब वो होटल वापस आता है तो देखता है मैनेजर एक लड़के को डांट रहा है, वही लड़का जिसने उसे कमरा दिया था। मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से हमें 5,000 का नुकसान हुआ है। अंशुल को पता चला जो कमरा उसे मिला था वो असल में बहुत महंगा था और उसे जानबूझकर सस्ते में दिया गया था। अंशुल वॉशरूम में था, तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है। वो जल्दी से बाहर आता है, दरवाज़ा खोलता है। वही होटल वाला लड़का रोते हुए कहता है, सर प्लीज़ कमरा खाली कर दो, वरना मेरी सैलरी कट जाएगी। अंशुल को गुस्सा भी आता है और दया भी। वो आधे पैसे लेकर कमरा छोड़ देता है। आधे घंटे बाद एक बाइक आती है। अंशुल उस पर बैठकर निकल जाता है कैंपिंग साइट की तरफ। वहाँ पहुँचकर अंशुल को एक कमरा मिलता है, लेकिन पूरे कैंप में सिर्फ 6 लोग थे, जबकि वहाँ 60 कमरे थे। पूरा माहौल अजीब था। कमरे में जाकर अंशुल फ़ोन ऑन करता है। 20 मिस कॉल, अननोन नंबर। वो कॉल बैक करता है, फ़ोन उठाता है वही होटल वाला लड़का। वो कहता है, सर आपका एक बैग यहाँ रह गया। अंशुल कहता है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बैग है। लड़का जवाब देता है, नहीं सर, आपके पास 2 थे। लड़का व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजता है और वो वही बैग था जो बस वाले आदमी का था। अंशुल के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आने लगा था वो आदमी, उसका बैग और ये सब घटनाएं सब जुड़ा था। अंशुल धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ मुड़ता है, दरवाज़ा बंद करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। अंशुल का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। कमरे के कोने में जो खड़ा था वो धीरे धीरे साफ दिखने लगा। कमरे की हल्की रोशनी में वही बूढ़ा आदमी, झुका हुआ शरीर, लाल आंखें और होंठों पर
एक हल्की और डरावनी मुस्कान। अंशुल एकदम जम गया। न वो भाग सकता था न चिल्ला सकता था। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और भारी आवाज़ में बोला, भाग क्यों रहा है? मेरा सामान लेकर कहाँ जाएगा? अंशुल को समझ आ गया ये कोई इंसान नहीं, ये उसी आदमी की आत्मा है और अपने बैग के पीछे है। अंशुल कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी उसके कमरे के बेड के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज़ आती है। अंशुल धीरे धीरे नीचे देखता है और वही बैग खुद ब खुद बाहर निकल रहा था। अंशुल समझ गया वो जहाँ भी जाएगा ये बैग उसके साथ रहेगा और ये आदमी भी। डर के बावजूद अंशुल ने हिम्मत जुटाई। उसे चाय वाले आदमी की बात याद आ गई, अगर बचना है तो वहाँ जाओ। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। फ़ोन उठता है, एक शांत आवाज़ आती है, तुम वहाँ पहुँच गए? अंशुल रोते हुए सब बताता है। वो आदमी कहता है, डरो मत, सुबह होने तक उसे नज़रअंदाज करो और बैग को छूना मत। अब रात के 1 बज चुके थे। अंशुल कमरे के कोने में बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी सामने सोफे पर बिना हिले बिना ब्लिंक किए बस उसे देख रहा था। हर सेकंड घंटों जैसे लग रहा था। अचानक कमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वो आदमी अब खड़ा हो चुका था। धीरे धीरे अंशुल की तरफ बढ़ रहा था। वो अंशुल के बिल्कुल सामने आकर रुकता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मेरा बैग वापस कर। अंशुल रोने लगता है, आंखें बंद करके चिल्लाता है, ले जा अपना बैग, मुझे छोड़ दे। अचानक कमरे में तेज़ हवा चलती है, खिड़की अपने आप खुल जाती है और वो बैग हवा में उठकर खिड़की की तरफ चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी बैग को पकड़ता है और एक आखिरी बार अंशुल की तरफ देखता है और गायब हो जाता है। अंशुल की आंख खुलती है, कमरा बिल्कुल नॉर्मल, कोई नहीं, सब शांत। वो बिना समय गंवाए तुरंत वहाँ से निकलता है। पहली बस पकड़कर वापस दिल्ली आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंशुल को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, थैंक्स बैग पहुँचाने के लिए। और सबसे डरावनी बात, उस नंबर पर प्रोफाइल फ़ोटो भी उसी बूढ़े आदमी का था। अंशुल दिल्ली वापस आ चुका था। बाहर सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात जो अननोन नंबर से मैसेज आया था, थैंक्स बैग पहुंचाने के लिए, अंशुल ने उसे मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर मैसेज आया, तुमने सिर्फ बैग नहीं उठाया था। अंशुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। अंशुल ने फ़ोन रखा लेकिन अचानक उसकी गैलरी अपने आप खुल जाती है और एक नई फ़ोटो दिखती है। उस फ़ोटो में अंशुल अपने कमरे में सो रहा था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंशुल चिल्ला पड़ा, ये फ़ोटो किसने ली? कमरा अंदर से लॉक्ड था, कोई आ ही नहीं सकता था। उस दिन बाद हर रात 3 बजे उसका फ़ोन वाइब्रेट करता, एक नई फ़ोटो आती और हर फ़ोटो में वो बूढ़ा आदमी और ज़्यादा करीब। तीसरे दिन जो फ़ोटो आई उसे देखकर अंशुल का दिमाग हिल गया। उस फ़ोटो में अंशुल सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था और सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अंशुल को कुछ याद नहीं था। उसे याद नहीं था कि वो रात में उठा भी था। वो उसी नंबर पर कॉल करता है। इस बार फ़ोन उठता है और धीरे धीरे वही भारी आवाज़, तुमने उसे छोड़ दिया लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बैग सिर्फ एक बहाना था, असली चीज़ तुम बन चुके हो। अब अंशुल को बार बार ब्लैकआउट होने लगा। उसे याद नहीं रहता वो क्या कर रहा था। रात में उठकर कहीं चला जाता। एक रात अंशुल वॉशरूम में जाता है, मिरर में खुद को देखता है और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब अंशुल पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। फिर मिरर में देखता है, इस बार बूढ़ा आदमी नहीं था बल्कि मिरर में खड़ा इंसान वही बूढ़ा था और बाहर खड़ा असली अंशुल। धीरे धीरे अंशुल की बॉडी और उस आदमी की आत्मा एक हो गई। कुछ दिनों बाद दिल्ली आई इस बेटी से एक बस निकलती है। एक नया लड़का चढ़ता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है, बेटा मेरा बैग देखना। और कहानी फिर से शुरू हो जाती है।